हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोगों का चल रहा है, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एसबीपीडी पब्लिकेशन से। डीके गोयल के बुक से भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम आपका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपका इसमें 29 है। आप फटाफट इसको सॉल्व करो, आपसे सॉल्व हो जाएगा, बाकी हम इधर से आपको बताते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। आपका कुछ ट्रांजेक्शन गिवन है यहाँ पर, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में इस ट्रांजेक्शन को लेकर के आना है कि कैसे हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन पे पुट करते हैं सारे ट्रांजेक्शन को। सबसे पहला ट्रांजेक्शन जो कि आपके हर क्वेश्चन में है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये आपके हर क्वेश्चन में पहला ट्रांजेक्शन है। ये तो ऐसा हो गया है जैसे आप एकदम माइंड में बैठ गया होगा ये सारा ट्रांजेक्शन कि किस तरीके से क्या करना है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹25,000। 25,000 से जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया गया है। तो क्या हो जाएगा आपका, कैश प्लस 25,000 और कैपिटल जो है वो भी प्लस हो जाएगा 25,000 से। इसको तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका समझा हुआ है। न्यू इक्वेशन क्या हो गया आपका, कैश 25,000, आउटसाइड लायबिलिटी 0, बाहर से कोई भी लोन वगैरह लेकर के बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया गया है, तो आउटसाइड लायबिलिटी 0, कैश प्लस आपका हो गया, और यहाँ पर कैपिटल जो है प्लस हो गया 25,000 रुपये से। देखिए यहाँ पर आपका ऑनर का नाम नहीं दिया हुआ है, ये ऑनर है और इसका नाम नहीं दिया गया। इसने बिजनेस में 25,000 रुपये लगाया, तो कैश आया 25,000 रुपये बिजनेस में। ऑनर का नाम नहीं दिया है, हमको ऑनर के नाम की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, तो ऑनर के नाम की हमें कोई यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है। क्लियर है बात। इसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन आपका क्या कहता है, परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम अंकिता। अंकिता से जो है 10,000 रुपये का एक मशीनरी परचेज किया गया है। ट्रांजेक्शन नंबर 2, परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम अंकिता रुपीज़ 10,000, 10,000 रुपये का। चलो, मशीन परचेज किया गया है 10,000 रुपये का। अभी बताइए कि बिजनेस के पास कितना कैश है जिससे वो या तो कोई मशीनरी परचेज कर ले या तो वो गुड्स परचेज करे। बताइए कितना कैश है बिजनेस के पास। कैश अभी बिजनेस के पास 25,000 ही है, तो 25,000 से बहुत छोटे लेवल का बिजनेस होगा कोई, तो 25,000 रुपया ही है बिजनेस के पास, और जाहिर सी बात है कि इससे ज़्यादा का वो कोई भी सामान खरीद नहीं सकता है बिजनेस में, क्योंकि कैपिटल जो है ऑनर ने जो पैसा लगाया है बिजनेस में वो 25,000 ही लगाया है। और बिजनेस के अंदर मात्र अभी 25,000 रुपया है बिजनेस को चलाने के लिए, जिसमें से अभी 10,000 रुपये का मशीन अंकिता से परचेस किया गया है। कहने का मतलब है कि कैश में परचेस नहीं किया गया है। देखिए ये है आपकी अंकिता, और इससे बिजनेस ने मशीन परचेस किया है 10,000 रुपये का। एसेट तो आया, मशीन तो आया ना, मशीन तो बिजनेस में आया, तो प्लस करेंगे कितने का, 10,000 रुपये का। मशीन जो है वो बिजनेस के लिए एसेट है, तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे मशीन। मशीनरी या मशीन को जो है आप प्लस कर दोगे यहाँ पर कितने से, 10,000 रुपीज़ से, 10,000 रुपया से यहाँ पे आप प्लस कर दोगे। नीचे करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे होगा अंकिता से परचेस किया गया है।
और यहाँ पर कहीं भी नहीं कहा गया है कि कैश में परचेस किया गया है, नाम लिख दिया गया है किसका, अंकिता का। इसका मतलब है नाम लिख दिया गया है, इसका मतलब कि अंकिता से जो मशीन परचेस किया गया है वो उधार में परचेस किया गया है, क्रेडिट में परचेस किया गया है। अगर कैश में परचेस किया गया होता तो साफ साफ यहाँ पर लिख देता परचेस मशीनरी फ्रॉम अंकिता फॉर कैश, ऐसे लिख देता, या लिखता परचेस मशीनरी फॉर कैश ₹10,000, ऐसे लिखता। अंकिता का नाम देने के बाद भी अगर फॉर कैश लिख दिया तो हमको अंकिता से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कैश में जो है वो ट्रांजैक्शन हुआ है, कैश में मशीनरी परचेस किया गया है, मशीनरी आया, बिजनेस ने 10,000 रुपीज़ को पे कर दिया, काम खत्म। तो अगर कैश में खरीदा गया रहता तो मशीनरी को यहाँ पर प्लस करते और कैश को 10,000 से माइनस करते, ठीक है। तो जो फिर बिजनेस के पास कैश बचता वो 15,000 का बचता। तो ऐसा क्यों किया गया होगा? हो सकता है कि कैश बहुत कम है और उधार में भी परचेस किया गया, क्योंकि हो सकता है कि बिजनेसमैन ये सोचा होगा कि हम जो है वो 25,000 का गुड्स खरीद ले, परचेस कर ले, या कोई और एसेट परचेस कर ले तो मेरा काम हो जाएगा। अगर 10,000 रुपये का हम अभी कैश में ही परचेस कर लेंगे तो मात्र बिजनेस के पास 15 रुपया ही बचेगा। इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर उधार में बिजनेस ने इसीलिए परचेस किया, क्योंकि कैश जो है बिजनेस के पास बचा रहे, ताकि इसका इस्तेमाल जो है कहीं और वो कर सके। तो यहाँ पर आपका जो है उधार में खरीदा गया है अंकिता। अब अंकिता पैसा लेने के लिए बैठी हुई है, इंतजार में है, वेट कर रही है कि हमको पैसा मिलेगा। तो अंकिता कौन है? जो हम अकाउंटिंग टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे वो है अंकिता क्रेडिटर है, लेने के लिए पैसा बैठी हुई है यहाँ पर। तो मेल हो फीमेल हो उससे कोई मतलब नहीं है हमारा कौन, ये क्रेडिटर लेने के लिए पैसा बैठी हुई है। तो 10,000 रुपये मेरा क्रेडिटर को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इस ट्रांजेक्शन का ये इफेक्ट पड़ा आपके अकाउंटिंग इक्वेशन पे। चलो, इस ट्रांजेक्शन का कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इस ट्रांजेक्शन का कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो न्यू इक्वेशन क्या बनता है? न्यू इक्वेशन, नया समीकरण बिजनेस का अब क्या है? तो कैश 25,000 रुपये का है, मशीन आ चुका है बिजनेस में 10,000 का, लेकिन कैश में नहीं आया है, क्रेडिट में आया है, उधार में आया है। तो क्रेडिटर 10,000 रुपये का यहाँ पर है और कैपिटल 25,000 रुपये का है। देखिए बिजनेस कैसे कैसे चल रहा है आपका। बेसिकली आपको इसमें समझना ये है कि बिजनेस देखो कैसे चल रहा है। 25,000 से बिजनेस स्टार्ट किया गया है और कैपिटल भी लगाया गया है 25 का, ओनर का पैसा 25,000 है। जिसमें से अब क्या है कि भाई कैश तो 25,000 है, 10,000 का मशीन ही खरीदना है, तो उधार में भी खरीद लेते हैं। तो मशीन आ गया बिजनेस में और अभी क्रेडिटर यानी 10,000 इसको धीरे धीरे हम उसको करके पेमेंट करेंगे। ये सोचा बिजनेस के मालिक ने, या बिजनेस ने हम कहेंगे, बिजनेस ने ये सोचा कि मशीन खरीद लेते हैं उधार में और क्रेडिटर को धीरे धीरे पैसा हम चुकाएंगे। तो देखिए अभी 25,000 रुपये का कैश है, मशीन भी बिजनेस में आ चुका है जो हम काम कर सकते हैं, ठीक है। इसको पैसा चुकाना है तो धीरे धीरे करके चुका देंगे और ऑनर का पैसा भी 25,000 रुपये है। तो टोटल इधर हो गया 35,000, उधर भी हो गया 35,000, इक्वल हो गया आपका थर्ड नंबर। देखिए क्या कहता है, परचेस गुड्स फ्रॉम अरुण। चलो फिर से यहाँ पर लिख दिया है कि गुड्स परचेस किया गया है अरुण को, यानी कि पैसे बचाने के पूरे चक्कर में है बिजनेस कि भाई हम कैश जो है वो बचा के रखेंगे, कहाँ इस्तेमाल करना है वो भगवान जाने। तो चलो यहाँ पर कहता है क्या कि परचेस गुड्स फ्रॉम अरुण, अरुण से परचेस किया गया है। परचेस गुड्स फ्रॉम अरुण ₹5,000 ना, 5,000 का। अब इस बार जो है गुड्स परचेस किया है, मशीन नहीं परचेस किया है, एसेट नहीं परचेस किया है, बल्कि गुड्स परचेस किया गया है, गुड्स परचेस किया गया है, ठीक है। तो क्या बढ़ेगा? मशीन में तो हम प्लस कर नहीं देंगे यहाँ पर, क्योंकि गुड्स जो है खरीदा जाता है बेचने के लिए। तो हाँ यहाँ पर स्टॉक बढ़ा, तो यहाँ पे आप लिखोगे स्टॉक, ठीक है। क्या बढ़ेगा आपका? स्टॉक जो है यहाँ पे बढ़ेगा, तो प्लस कर देंगे 5,000 रुपीज़ स्टॉक। उधार में खरीदे बिजनेस, कैश में कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टॉक तो बढ़ेगा ही। अब सामने जो है वो किससे परचेस किया गया है? तो ये है अरुण, अरुण से परचेस किया गया है, ठीक है। किससे परचेस किया गया है?
अरुण से यहाँ पर 5,000 का सामान परचेस किया है। फिर से नाम लिखा है अरुण। यहाँ पे अगर ऐसे लिख देता परचेस गुड्स फ्रॉम अरुण फॉर कैश ₹5,000, तो मतलब ये कैश परचेस था, तो हम क्या करते, स्टॉक प्लस करते, 5,000 रुपये हम कैश माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसे भी लिख सकता था आपका कि परचेस गुड्स फॉर कैश, है ना, या कैश परचेस, तो इसमें आपका कैश परचेज वो माना जाता है। लेकिन यहाँ पे कहीं भी कैश नहीं लिखा है, गुड्स परचेस और बोल दिया है अरुण से परचेस किया है। तो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई सामान उधार में खरीदा जाता है या बेचा जाता है तो यहाँ पर नाम दिया रहता है। क्यों? क्योंकि आपको किसको पैसा पे करना है या किससे पैसा लेना है ये आपको पता रहे। तो परचेस किया गया है, बिजनेस ने परचेस किया है, तो किसको पैसा पे करना है? अरुण को पे करना है। और अरुण जो है पैसा लेने के लिए बैठा हुआ है, इसलिए अरुण जो है वो क्रेडिटर है और क्रेडिटर को हम पैसा पे करेंगे, तो 5,000 रुपये से क्रेडिटर बढ़ गया, तो इज इक्वल टू 5,000 रुपीज़ क्रेडिटर नहीं, हम प्लस कर देंगे। देखिए, इसीलिए हम क्रेडिटर वर्ड का वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं जो अकाउंटिंग टर्म्स में दिया गया है। अगर हम यहाँ पर ये कहते हैं कि इसके पहले आपका किससे सामान परचेस किया गया है, देखिए अंकिता से परचेस किया गया है, अंकिता भी क्रेडिटर है और अरुण भी क्रेडिटर है, ठीक है, ये अरुण है और ये है आपका अंकिता, ये दोनों बिजनेस के लिए क्रेडिटर है, ये भी क्रेडिटर, ये भी क्रेडिटर। बिजनेस को अरुण को देना है 5,000 रुपये और अंकिता को देना है 10,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ हम कितने का नाम लिखते रहेंगे, और मान लो बिजनेस और भी आगे परचेस करता जाएगा, ये तो आपका एक छोटा सा अकाउंटिंग इक्वेशन है। अगर रियल कोई बिजनेस होता तो जाहिर सी बात है 25,000 में कौन सा बिजनेस स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या होता कि अंकिता को भी पे करना है, अरुण को भी पे करना है, आगे बहुत सारा क्रेडिटर हो सकता है, राम श्याम गोविंद, बहुत सारा। तो कितने का नाम यहाँ पर हम लिख सकते हैं बताइए। तो हम नाम से हमको कोई मतलब नहीं है, बिजनेस को कितना पैसा चुकाना है सामने वाले को, तो सामने वाला चाहे जो भी हो, आपका ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, उसका मतलब नहीं है कौन, क्रेडिटर है। इसलिए क्रेडिटर में हमने 5,000 रुपये यहाँ पे प्लस कर दिया। और बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटीज कितना बढ़ गया, 15,000 से। बस बिजनेस को इतना मतलब है कि सामने 15,000 पे करना है, चाहे किसी को भी पे करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्रेडिटर की जगह, इसलिए आपका लिखा रहता है क्रेडिटर्स, क्योंकि एक से ज़्यादा हो सकता है क्रेडिटर, है ना। तो 5,000 रुपये क्रेडिटर में प्लस कर दिए। बिजनेस को क्या मतलब है, अब बोलिए क्या कि 10,000 किसको पे करना है, 5,000 किसको पे करना है, वो ट्रांजैक्शन में आगे आपका लिख देगा। लेकिन बिजनेस को 15,000 पे करना है, ये हमको पता है। और क्या बिजनेस अभी 15,000 रुपये पे कर सकता है, आप थोड़ा सोचो इस बात को कि क्या बिजनेस जो है वो 15,000 रुपये पे कर सकता है, क्या बिजनेस के पास इतना कैश है। तो 25,000 रुपये कैश है जो कि इस क्रेडिटर को पे किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल कोई पेमेंट का बात नहीं कर रहा है, क्वेश्चन जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। इस ट्रांजेक्शन का कैश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मशीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए ये सारा चीज़ आपका ज़ीरो होगा। क्लियर है बात। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सारी बातें दिमाग में रखो, सिर्फ ये दिमाग में मत रखो कि प्लस कहाँ करना है, माइनस कहाँ करना है, सिर्फ इतनी ही बातें मत रखो। ये हमेशा ध्यान में रखो कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन को कंसेप्चुअल सॉल्व करें, क्या हो रहा है एक्चुअली में वो आप जानने की कोशिश करें, बजाय इसके कि सिर्फ प्लस माइनस तो कर ही लेंगे। तो बताइए बिजनेस में अभी कैश कितना है, 25,000 रुपये कैश है, 10,000 रुपये का मशीन आ चुका है, 5,000 सामान बेचने के लिए भी आ चुका है कि हम बेच सकते हैं, बहुत लोड ले लिया है बिजनेस ने, 15,000 रुपये का अभी क्रेडिटर है, छोटा सा बिजनेस होगा क्या है छोटा सा बिजनेस, 15,000 रुपया का क्रेडिटर जो है उधार मोल ले लिया है बाहर से, अच्छी बात नहीं है ये, है ना। जितना कैश रहे उतना ही में बिजनेस आपको करना चाहिए, ज़्यादा आप लोड लेने का नहीं है। मान लो कि उधार खरीदता जाएगा, कैश है ही नहीं, मान लो फिर से 20,000 रुपये का मशीन खरीद लिया, और क्या तो 20,000 का उधार में मशीन खरीद लेगा तो कितना हो जाएगा 35,000 रुपये, और कैश कितना रहेगा आपका, मात्र आपका कैश रहेगा यहाँ पर 25,000 रुपये। तो ठीक नहीं है ये सब, जितना ज़्यादा कम उधार हो, आउटसाइड लायबिलिटीज जितना कम हो, बिजनेस के लिए उतना अच्छा होता है ना। तो कोशिश करना चाहिए जो भी ऑनर बिजनेस चला रहा है बिजनेस, उसको अपने पॉकेट से पैसा लगाना चाहिए, अपने अब जो आउटसाइड लायबिलिटीज है कम से कम उसको बहुत ज़्यादा रखना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आउटसाइड लायबिलिटीज, छोटा सा 25,000 से स्टार्ट किया है और अभी 15,000 रुपये का तो उधार में ये सामान खरीदा हुआ है, तो ये सब ठीक बात नहीं है। चलो इसके बाद 4th नंबर ट्रांजेक्शन,
मतलब भी नहीं है हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है। आउटस्टैंडिंग रेंट 500 रुपया है। हर बार ये गड़बड़ ही कर रहा है। अब रेंट का भी पैसा नहीं दिया है। ये जो बिजनेस है आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट है आपका। ये जो बिजनेस चल रहा है ना, ये बिजनेस का कोई मकान मालिक तो होगा। मकान मालिक मतलब जो बिजनेस चला रहा है, ऑनर जो है बिजनेस का, नाम तो नहीं लिखा है, जो भी ऑनर है आपका बिजनेस का, वो ये जो बिल्डिंग लिया है ना, जो बिजनेस है वो रेंट पे लिया है और बिजनेस अब रेंट पे करेगा, ऑनर नहीं पे करेगा। जो भी रिकॉर्ड करता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, तो ऑनर यहाँ पे नहीं, बिजनेस रेंट पे करेगा। 500 रुपया का जो रेंट है वो आपका बकाया है, आउटस्टैंडिंग है। मतलब जितना रेंट होगा उतना पे कर दिया है, 500 रुपये बकाया है, देना बाकी है। जाहिर सी बात है कि दे देना चाहिए रेंट, लेकिन अभी बकाया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक लायबिलिटी आ गया। मकान मालिक कौन है? मकान मालिक को पैसा नहीं देंगे तो आपको बिजनेस करने देगा क्या? नहीं करने देगा, है ना। तो जितना रेंट पे करना होगा उतना पे किया, मात्र 500 रुपये रेंट जो है बाकी है। तो एक लायबिलिटी है बिजनेस के ऊपर, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस क्या है? रेंट है। तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट में प्लस 500, क्योंकि बिजनेस के ऊपर आउटसाइड लायबिलिटीज बढ़ गया है। क्योंकि जो मकान मालिक है वो, उसको अगर आप रेंट नहीं दीजिएगा तो वो आपका बिजनेस बोलेगा कि अपना जितना सामान है समेटो और चलते बनो यहाँ से, ये बोलेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये आउटसाइड लायबिलिटी है बिजनेस के ऊपर, इसलिए हम लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट को 500 रुपये प्लस किए। अब हम जो भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो एक्रूवल सिस्टम से करते हैं। मतलब खर्चा आपने दिया हो या ना दिया हो, उसको आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और अगर एक्सपेंस है, रेंट क्या है बिजनेस के लिए? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस से आपको मैंने बताया है पहले भी कि जितना भी एक्सपेंस है वो कैपिटल को भी रिड्यूस करता है, तो हम कैपिटल को माइनस कर देंगे। लेकिन अभी आप कहोगे कि हमने तो दिया ही नहीं है क्या रेंट, ये तो लाइब्रेरी चढ़ गया प्लस 500, ये बात समझ आया। कैपिटल से क्यों माइनस कर दिए? रेंट तो दिया नहीं है मैंने। जाहिर सी बात है रेंट नहीं दिया है, लेकिन हमें अपने बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता करना है, ठीक है। तो इसीलिए हो चाहे हो ना हो, मतलब दिया हो चाहे ना दिया हो, इसको कैपिटल से रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी तो हम एग्जैक्टली पता कर पाएंगे कि मेरा अब कैपिटल कितना है, अब कितना बिजनेस में प्रॉफिट है। ये सब अगर आप मान लीजिए नहीं पे किया और हमने यहाँ पर नहीं रिकॉर्ड किया, इसको नहीं माइनस किया, तो कैपिटल अभी भी आपका 25,000 दिखेगा, जबकि एक्चुअली में आपको रेंट तो पे करना है, पॉकेट से पैसा निकाल करके मकान मालिक को देना ही है। तो कैपिटल आपका 500 से जब दीजिएगा तब तो रिड्यूस होगा ही होगा। तो अभी तो आपने क्या किया है, आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब जितना आपने बिल्डिंग का इस्तेमाल करना था, जितना में आप कर रहे थे, वो समय पूरा हो गया है। और समय पूरा हो गया है, आपको 500 रुपये देना है। तो लायबिलिटी तो चढ़ गया है, अब कैपिटल से भी इसको हमको रिड्यूस करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको सारा ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करना है। नहीं माइनस करते हैं अगर हम कैपिटल से, तो अल्टीमेटली कभी ना कभी आपका रिड्यूस होगा ही। तो अगर आप इसको छोड़ देते हो तो कैपिटल आपका 25,000 दिखेगा, जो कि गलत है। आपका 24,500 ही कैपिटल हो गया है, क्योंकि देना तो आपको पड़ेगा ही। तो अभी ही इसको ये मानते हुए कि मेरा पैसा खर्च हो गया है, माइनस कर देंगे, क्योंकि हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में वो एक्रूवल कंसेप्ट से करते हैं। चलो, तो ये हो गया आपका ज़ीरो, ये हो गया आपका ज़ीरो, ये हो गया ज़ीरो, आउटसाइड लायबिलिटीज़ भी ज़ीरो। इस ट्रांजैक्शन का जो है यही फ़र्क पड़ा कि आपका आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी जो है वो बढ़ गया और आपका कैपिटल रिड्यूस हो गया। अब बताइए कि ये जो बिज़नेस है ये ठीक ठाक बिज़नेस कर रहा है क्या? ठीक से नहीं कर रहा है ये बिज़नेस। फाइनल इक्वेशन, क्योंकि हर चीज़ तो उधार पे ही छोड़े हुए हैं, देंगे देंगे बाद में देंगे। तो कैश लेकर रख के अभी क्या कर रहा है ये? देखिए, कैश 25,000 का 25,000 रुपया रखा हुआ ही है। मशीन जो है उधार में लिया है, ठीक है, मशीन है, काम कर रहा है, उधार पे है। 5,000 रुपये का स्टॉक है, बेचना है अभी आपको। प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज़ कितना है? ये 15,000 है, प्लस 500 रुपया अभी रेंट का भी देना है। और आपका कैपिटल जो है वो है 24,500 रुपया, ठीक है। तो ये जो है आपका बन रहा है ये फाइनल इक्वेशन। 25,500 30,000 और 10 40,000, ठीक है। यहाँ पर 500 एक 25,000 और 5,000 30 और 10 40,000 रुपये। तो 40,000 इधर भी 40,000 उधर भी आपका
जो है ये इक्वेशन जो है वो मैच कर रहा है। आप चाहो तो इसका एक बैलेंस शीट भी बना लेना, जिसमें आप देखोगे कि कैश कितना है, 25,000 रुपया है, मशीन 10,000 का है, स्टॉक 5,000 का है। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ में आप क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग रेंट लिखना, ये आपका 15,000 और ये 500 है, कैपिटल 24,500 का है, ठीक है ना। तो ये आप बैलेंस शीट में इसको आप लिख लेना। यही आपके फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है कि कितना कैश है, कितना एसेट है, कितना मशीन है, ये सारा चीज़। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।